करता हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11 के कार्य ऊर्जा सामर्थ्य के नेक्स्ट लेक्चर में। जो बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था वो फटाफट से जाकर लास्ट लेक्चर देख ले ताकि आगे की चीजें आपके लिए आसान हो सके। तो मैंने बता रखा था लास्ट क्लास में कि कार्य ऊर्जा में ऊर्जा वाला वर्ड क्या है। तो ऊर्जा मैंने जब बताया था कि किसी कार्य को करने के लिए कुछ क्षमता चाहिए और वो क्षमता ही एक्चुअली उस वस्तु की ऊर्जा होती है। ऊर्जा को पहले कैटेगराइज किया। कैटेगराइज मतलब दो वर्गों में रखा गया। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी हमने और स्थितिज ऊर्जा पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी सब कुछ हो गया, कार्य ऊर्जा पढ़ा में सब जाना हमने। और फिर हम लोग आ गए स्थितिज ऊर्जा में। अब बात हम लोग कर रहे थे स्थितिज ऊर्जा की। तो स्थितिज ऊर्जा आपको याद होगा किसी वस्तु के विशेष आकार, विकृति और उसके आकृति के वजह से जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है उससे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसी के बल पर वो कार्य करने के काबिल है, कार्य करने के लिए समर्थ है। अब बात आती थी इसके टाइप्स में। तो सबसे पहला टाइप जो है वो है बच्चों आपका स्थिर ऊर्जा का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब ही लग रहा है कि आपके अंदर वो क्षमता है जिससे वो आप कोई कार्य कर सकते हैं। तो आप देखना यह है कि उसकी नई स्थिति के कारण जो ऊर्जा आ रही है वो यहाँ पर किसके कारण आ रही है। तो वो यहाँ पे आ रही है गुरुत्व के कारण। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कैसे पॉसिबल है। गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा का मतलब क्या है? जब किसी वस्तु पर आप कार्य करें और वस्तु पर यह कार्य किसी क्षेत्र के विरुद्ध हो, यहाँ पे वो क्षेत्र है गुरुत्वीय क्षेत्र। तो अगर हम बात करते हैं किसी तल की जो कि गुरुत्व तल है और यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई अंतर्मान का क्या है, पिंड है। तो अगर मैं बात करूं तो नीचे की ओर क्या लगेगा बच्चों? नीचे की ओर लगेगा mg और इसको आप लेके कहा जा रहे हो ऊपर की ओर। मान लीजिए कि आप इसे कितनी ऊंचाई तक लेकर के गए? h ऊंचाई तक लेकर के गए, उठाते 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 h ऊंचाई तक लेकर के। तो जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे होगे तो गुरुत्व बल mg के विरुद्ध ऊपर लेके जाना होगा क्योंकि गुरुत्व बल तो नहीं जाने देना चाहता। और जैसे ही आप इस पॉइंट पर लेकर के आओगे तो आपने इसको कितना विस्थापन दे दिया? h विस्थापन दे दिया ऊंचाई के रूप में। तो इस तरीके से गुरुत्व बल के विरुद्ध वस्तु पर, पिंड पर किया गया कार्य वस्तु को एक नई स्थिति देगा और इस स्थिति पर इसकी कुछ ऊर्जा होगी और इसे हम लोग कहेंगे उस पदार्थ की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इसके अंदर आई, इसका हमें ज्ञान कैसे होगा? तो जैसे ही हम यहाँ से वस्तु को छोड़ देते हैं तो ये गति करने लगी। तो ये गति क्यों आई? क्योंकि एक एनर्जी इसके पास थी, अब वही दूसरी एनर्जी में तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब ये है कि ऊर्जा इसके अंदर निहित है, तभी तो ये वापस से कार्य करने के लिए तैयार हुई। अगर ऊर्जा ना होती तो क्या ये वापस नीचे आती? कभी भी नहीं आती। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो गुरुत्व बल के विरुद्ध जो आपने कार्य किया वो इसके अंदर ऊर्जा ले आता है। तब किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है, तो ये बात कैसे क्लियर होगी? तो आइए थोड़ा देखते हैं। तो आपने देखा कि आपने सिस्टम पर कार्य किया तो कार्य बराबर होता है आपका बल, मतलब कि आपका गुरुत्वीय बल, मतलब आप यहाँ पे mg भी लिख सकते हैं, ये गुरुत्वीय बल है। और यहाँ पर साथ में क्या लिख दीजिएगा? इसको ऊपर लेके जा रहे हैं और विस्थापन क्या हो जाएगा? h। तो यहां से सच दैट इसको हम लिख सकते हैं अतः, या फिर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज
W इज इक्वल टू, ये आपका जो है ये एक्चुअली गुरुत्व बल F इज इक्वल टू mg है, तो ये mgh। ठीक, याद रखिएगा जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो आपको गुरुत्व बल के विरुद्ध अगर कार्य किया जाए तो गुरुत्व बल की दिशा ध्यान दीजिएगा नीचे की ओर होगी, और आप लेके जा रहे हो उसको ऊपर, तो ये एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव भी कुछ बुकों में लिखी होगी, तो परेशान नहीं होंगे। तो अतः आप इसको लिख सकते हो U इज इक्वल टू mgh, क्योंकि यही कार्य जो है वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो W जो कार्य किया वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में U के रूप में दिखाई जाएगी। तो ये है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, याद रखें। और ये भी याद रखें कि अगर कहीं माइनस दिख जाए तो उसके लिए आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे। तो गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा जो है वो जैसे जैसे h बढ़ेगी वैसे वैसे U की वैल्यू बढ़ेगी, और धरातल पर गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा शून्य मानी जाती है। तो अब हम बात करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और आपके वस्तु पर गुरुत्व बल के बीच में संबंध। आइए देखते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तथा गुरुत्व बल के मध्य संबंध कैसे निकालेंगे, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसा कि पहली बार में आपने देखा था कि नीचे की ओर क्या लग रहा है, mg। आप इसको ले जाना कहाँ चाहते हैं, ऊपर। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए किसी बिंदु पर लेकर के जाते हैं, तो किसके अगेंस्ट लेकर के जाना चाहते हैं, h के अगेंस्ट लेकर के जाते हैं। तो mg नीचे की ओर ले जाना चाह रहा है ऊपर की ओर। तो आइए देखते हैं फिर। तो वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध ले जाने पर कृत कार्य के कारण स्थितिज ऊर्जा, ये बच्चों क्या हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं U जो कि W होगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्योंकि आप किसके विरुद्ध लेके जा रहे हो, गुरुत्व बल के विरुद्ध, तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, माइनस mg। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री, जो अभी हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था। तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब हमें यहाँ पर बल के बारे में बात करनी है, तो दिशा बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा में भले नेगेटिव वर्ड रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विस्थापन जो है वो ऊपर की ओर है, तो दोनों के बीच में 180 डिग्री बनेगा। तो बल गुणे विस्थापन गुणे cos 180 लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से U इज इक्वल टू आ जाएगा आपका mgh। ठीक, mgh, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं। इसमें एक चीज जो है वो क्या है, H बदल सकती है लेकिन गुरुत्व बल हमेशा फिक्स रहता है वस्तु पर। अतः हम ये कहें कि ये परिवर्ती है तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो H के परिवर्तन के कारण, क्योंकि H परिवर्तित होगा तो याद रखें कि स्थितिज ऊर्जा भी परिवर्तित होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं du by dh। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ ऐसा कर सकते हैं। और याद रखिए कि ये आपका क्या है, नेगेटिव में आया है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस। ठीक, और साथ में लिख सकते हैं dh, और उसके साथ में लिख सकते हैं mgh। ऐसे दोनों साइड कर दिया। du अपॉन dh इज इक्वल टू, अब यहाँ पे mg और ये h, जैसे ही h का h के रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों ना, तो आपको मैं बता दूं कि dx अवकलन होता है, अगर x के सापेक्ष किया जाए तो इसकी वैल्यू 1 आती है। तो इस तरीके से dx का मतलब h के साथ करेंगे ना तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो ये 1 आ गई, और बचा क्या, माइनस आपका बचा mg बचा। और जरा ध्यान से पहचानिए, mg कोई और नहीं आपका गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल। तो यहां आप लिख सकते हैं du अपॉन dh इज इक्वल टू माइनस ऑफ f, जो कि गुरुत्व
बल होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, माइनस du अपॉन dh। याद आया यहाँ पे क्या बता रहा है कि बल जो है एक सदिश है, तो उसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसकी दिशा निर्धारित हो। इसी तरीके से अगर मुझे पता हो कि ये एक डायमेंशन में नहीं अलग अलग डायमेंशन में है, मतलब 3 विमा में है, तो 3 विमाओं के लिए 3 अलग अलग विमाओं में अगर रिलेशन निकालना हो तो आप बच्चों कैसे लिखोगे। तो 3 विमाओं के लिए मान लीजिए अगर x अक्ष में लेकर के जा रहे हो या फिर इस पूरे सिस्टम को किसी दूसरे कोण पर लेके जा रहे हो 3D स्पेस में, त्रिविमीय आकाश में, तो जब आप किसी त्रिविमीय आकाश में चलते हो ना तो उसमें x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष तीनों होता है, और उस तीनों के कारण उस सिस्टम में नई एनर्जी मिलेगी। तो ऐसे केस में अगर लिखना हो तो आप लिखोगे माइनस, ये h नहीं, यहाँ पे x एक्सिस के लिए आप लिख सकते हो du अपॉन, ये लिखिएगा dx। इसी प्रकार fy लिखना होगा बच्चों, तो आप लिखिएगा du अपॉन dy माइनस के साथ, और फिर fz लिखना होगा बच्चों, तो माइनस du अपॉन dz के टर्म में लिखेंगे। तो इस तरीके से आपके बल और स्थितिज ऊर्जा का रिलेशन सिंगल एक्सिस में और इस तरह मल्टीपल एक्सिस में आपके त्रिमीय आकाश में लिखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक्चुअली एक संरक्षी बल है, इसका भी निर्धारण करते हैं। आइए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल के अंतर्गत गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा संरक्षी बल के अंतर्गत होगी। ये कैसे निर्धारित होगा, तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। मेरे पास भिन्न भिन्न पथ है बच्चों, ठीक है। एक ये पथ है, ठीक, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक ये पथ है बच्चों, ठीक, एक ये पथ है, ओके, 3 ये पथ हो गए। एक और पथ है बच्चों, और वो पथ है आपका, इन सब में एक चीज तो हमको निर्धारित दिख रही है, और सबका जो ऊंचाई है वो जो है h, ठीक। लेकिन एक सेकेंड थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए सबकी x है और ये आपकी जो है y है, तो ये x ये y, ये x ये y, ठीक। यहां पर ये वाली दूरी जो भी होगी वो तो कुछ और ही होगी, h डैश ले लीजिए, ये भी h डैश ले लीजिए, ये h तो है ही। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं C, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ पर A, यहाँ पर B, और यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर A, यहाँ पर B। तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है कि चित्र में हमारे पास भिन्न भिन्न पथों से होकर के किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक लेकर के जा रहा है, जिसमें प्रत्येक स्थितियों में h की वैल्यू क्या है, समान है, लेकिन पथ जो है जिससे उनको लेकर के जा रहा है वो अलग अलग है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब आप किसी वस्तु को ले जाने के ऊपर बात करते हो तो इस अवस्था में अगर मैं बात करूं तो इस स्थिति में इसकी जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी बच्चों mgh, ठीक, ये mgh होगा। ऐसे केस में अगर मैं यहाँ के बारे में बात करूं तो आप भले यहां से लेकर के जा रहे हो, लेकिन जो आपका विस्थापन बच्चों होगा यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक विस्थापन टोटल होगा, क्योंकि ये केवल विस्थापन पर निर्भर करता है। यहां से यहां तक का विस्थापन जो होगा वो h ही है, भले आप उसको किसी पथ से लेकर के जा रहे हो, तो इसमें भी आपका जो है वो mgh होगा। आपका ये पथ जरूर लंबा है, लेकिन जरा यहां से यहां डायरेक्ट लेके जाएंगे तो गुरुत्वबल ज्यादा रहेगा, लेकिन इस पर होकर के जाएंगे तो गुरुत्वबल कम रहेगा, और उसी के रिस्पेक्ट में पथ की लंबाई भी बढ़ गई। तो बल कम तो लंबाई अधिक, यहाँ पे बल अधिक लंबाई कम, तो दोनों फैक्टर एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई चीज कम हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज बढ़ जा रही है, दूरी बढ़ गई और गुरुत्वबल थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पे गुरुत्वबल थोड़ा ज्यादा रहेगा, ऊंचाई थोड़ी कम है। यही चीज यहाँ पर भी हम कह सकते हैं। तो भले भिन्न भिन्न पथों से हम इन सब कर्व से होकर के पिंड को लेकर के जाते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न पथ होने के बावजूद भी ये सिर्फ
दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन पर निर्भर करता है। तो यहां पर हम इसको लिख करके ना दिखा करके डायरेक्ट थोड़ा हम कुछ लिखने जा रहे हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो कहेंगे आप कि उपरोक्त चित्र में भिन्न भिन्न पथों द्वारा पिंड की गति दर्शाई गई है। ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, मान लीजिए यहां से यहां और फिर यहां से यहां पहुंच रही है पिंड। ठीक है, दर्शाई गई है। तब प्रत्येक पथों द्वारा विस्थापन समान रहता है। विस्थापन समान रहता है। अतः प्रत्येक अवस्था में ऊर्जा, जो कि स्थिर ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, या कार्य गुरुत्व बल के विरुद्ध mgh होगा। ठीक है, करना पड़ेगा। और आपको ये सारे पथों में दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ दो सिंपल इसको और इसको लेकर के दिखाऊं तो आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि दोनों स्थितियों में जो ऊर्जा है वो समान है। इसमें क्या है कि पथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हमने जिगजैग दिखाया है, तो यहाँ पे निकालना प्रैक्टिकली जो है आसान है, लेकिन थ्योरेटिकली यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हमने बस यहाँ पे स्टेटमेंट में दिखा दिया है कि अवस्था में ऊर्जा या फिर कार्य गुरुत्व बल के विरुद्ध mgh ही होगा। अतः जब हर स्थिति में गुरुत्व बल के द्वारा जो कार्य है वो mgh है, तो गुरुत्व बल कौन सी राशि होगी? एक संरक्षी राशि होगी। अतः गुरुत्व बल एक संरक्षी बल है। ठीक, तो याद रखिए वह बल जिसके द्वारा आप जो है कार्य प्राप्त कर लेते हो, और जो पथों पर निर्भर नहीं करता, चाहे कोई भी पथ हो, सभी पथों में अगर आपकी ऊर्जाएं समान है, कार्य समान है, तो ऐसे बलों को संरक्षी बल कहते हैं। तो गुरुत्व बल एक संरक्षी बल कहलाता है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम बात करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बाद प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा के बारे में। आइए देखते हैं। सेकंड, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की कहानी क्या है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का मतलब ही है कि अगर हम किसी सिस्टम पर, किसी स्प्रिंग आदि पर जो अपनी अवस्था में वापस लौटने की क्षमता रखता है, ऐसे सिस्टम पर अगर हम बाहर से कोई बल लगाते हैं और वापस से वो अपनी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, तो उसके अणुओं के बीच में अपनी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो बल लगता है, उस बलों को प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्प्रिंगों के या फिर रबड़ वगैरह के प्रत्यानयन बल के बारे में जानना। तो अगर हम किसी वस्तुओं के अणुओं के मध्य प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो उसके अंदर यह कार्य जो है स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और यही ऊर्जा बाद में वो यूज कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या हुई? किसी प्रत्यास्थ वस्तुएं, ये प्रत्यास्थ वस्तुएं तो सभी होती है, लेकिन बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्प्रिंग आदि में ये चीजें बहुत जरूरी है बच्चों। स्प्रिंग के बारे में बेसिकली बात हो रही है। में प्रत्यानयन बल के विरुद्ध किया गया
कार्य स्प्रिंग में या निकाय में, स्प्रिंग में या निकाय में, ठीक है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने क्या सुना कि प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना है, लेकिन प्रत्यानयन बल क्या होता है, आइए वो भी बता दें। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्रत्यानयन बल की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। इसको हम लोग प्यार से रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो रीस्टोर का मतलब है वापस लाना। तो किसी स्प्रिंग आदि या ऐसे पदार्थों पर वह बल जो वस्तु के बाह्य परिवर्तन का विरोध करती है और उसे वापस प्रारंभिक अवस्था में लाने का प्रयत्न करती है, ऐसे बलों को वस्तु पर प्रत्यानयन बल कहते हैं। वस्तु पर उनके अणुओं के मध्य वह बल जो इसे बाह्य बल लगाकर या फिर इसकी स्थिति में परिवर्तन करने पर, ठीक है। तो मध्य वह बल जो इसे बाह्य बल लगाकर अथवा इसकी स्थिति में परिवर्तन करने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था ध्यान दीजिएगा, अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल कहते हैं, बात समझिएगा। तो यहां से हो गया प्रत्यानयन बल। मान लीजिए कि आपने वस्तु में x तरीके का बाहर से खिंचाव उत्पन्न किया, बाहर से आपने x लाया, तो ये बल लगा करके इसका विरोध जताएगा। तो याद रखिएगा, जब आप किसी वस्तु पर बाह्य बल लगा करके या फिर किसी भी तरीके से विकृति लाओगे, ये चेंज लाने की कोशिश करोगे, तो ये बल जो है वो विरोध करेगा। इस बल की प्रकृति कैसी होती है, विरोध करने की, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया गया है बच्चों। तो यहां से अगर मैं कहूं कि प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो स्मॉल k के साथ x आ जाएगा। तो यहां पर एक नया टर्म आ गया, इसे स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। बल नियतांक, ठीक है। तो याद रखिए, सुन के लिखा करिए बच्चों। कुछ लोग देख करके लिखते हैं और इधर उधर गलत लिखते हैं। सुना करो कान से, पहले सुन करके कि क्या मैंने बोला है उसको उसी हिसाब से लिखे, गलत मत लिखा करें। तो ये F इज टू माइनस स्मॉल k है x आपका जितना आपने चेंज लाने की कोशिश करी, और इस बल को प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, F इज टू माइनस kx होगा। बेसिकली ये स्प्रिंगों में हम लोग ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं। तो बात आज की यहीं पे हम रोकते हैं और आगे के लिए इसका डेरिवेशन देखेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।